नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोग का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला टीचिंग वाला पे। और आज हम यहां पे आए हुए हैं सीडीपी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जैसा कि 2021 और 22 में पेपर हुआ था सीटेट का, इसके अलावा जो 2022 और 23 में जो पेपर होने वाला है उस पेपर में जो एडवांस पेडागोजी एडवांस सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें हमारी क्या रणनीति होगी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सभी पोर्शन को लेकर के यहाँ पे आऊँगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन है टेट और सीटेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को मैं डिस्कस जो करने वाला हूँ, इसमें जो स्ट्रेटजी होगी सीडीपी की, आप लोग देख सकते हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 या सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे दोनों लोगों को हम कंबाइंड स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सिर्फ लेवल का फर्क होता है, सीडीपी से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन लेवल्स के बारे में भी आज हम बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम डिस्कस जो करने वाले हैं ये सारी चीज़ें आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। इसमें आप लोग अगर देखेंगे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, आज हम क्या पेडागोजी की स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं, या यहाँ पे नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेडागोजी में वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं नए पैटर्न में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस एंड कंटेंट ऑफ सीडीपी एंड साइकोलॉजी, किस तरह के सिलेबस होंगे, क्या कंटेंट मिलेगा, किस तरह से आपको कंटेंट को पढ़ना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आज का जो मुख्य पॉइंट होगा यहाँ पे, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेटजी है इसमें। और यहाँ पे सीटेट के एग्ज़ाम में जो है, जो फर्स्ट पेपर होता है 1 to 5th के लिए होता है, और जो सेकेंड पेपर होता है वो यहाँ पे 6 to 8th के लिए होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी जो पेडागोजी की होती है, पेडागोजी को लेकर के सभी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है कि हम पेडागोजी को कैसे पढ़ें, पेडागोजी की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पेडागोजी जो पढ़ने का जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, इसमें एक तो हमें एक टीचर बन के सोचना पड़ता है कि एक टीचर किस तरह से जो है वो पढ़ाता है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। और एक समय में हमें स्टूडेंट बन के सोचना पड़ता है। दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो पेडागोजी की स्ट्रेटजी में शामिल होती है। आप लैंग्वेज की पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप ईवीएस को सॉल्व कर रहे हैं, साइंस को सॉल्व कर रहे हैं, बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हर जगह जो है आपको पेडागोजी में एक बच्चा बन के और एक टीचर बन के सोचना पड़ता है। अब आजकल साथियों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एडवांस लेवल के पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये एडवांस जो लेवल है इसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कथन और कारण के सवाल पूछे जा रहे हैं, एसर्शन और रीजन के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे ए का मतलब होता है एसर्शन, एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट के बदले में एक रीजन या एक कारण दिया गया है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट कह दिया गया कोई भी चीज, मान लीजिए कि जीन पियाजे जो है एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये एसर्शन या ये कथन हो गया। कारण में बता दिया गया कि भाई क्योंकि वह जो है बच्चों के यहाँ पे संज्ञान के ऊपर काम करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए और आर दोनों सही है, ए आर जो है ए की व्याख्या करता है, नहीं करता है, या दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही चीज़ें गलत है, ए भी गलत है आर भी गलत है। इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आ रही। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल मैं आपको रेगुलर क्लासेज में करवाता रहूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होगी। और सीडीपी पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है, कोई गाइड नहीं है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। और मैं जो है हाईएस्ट लेवल के लिए, हाईएस्ट लेवल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए जाना जाता हूं, जहां पे हम हमेशा कॉन्सेप्ट्स को ही क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से डिस्कस करें या हम आपको थ्योरी के माध्यम से डिस्कस करें। अगर आप हमारे साथ प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, अगर हमारे साथ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पे इसी सेशन में। अब हम यहाँ पे बाल विकास मनोविज्ञान
ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है, जो पूछा जाता है नॉर्मली किन किन एरियाज को कवर करता है, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार मैं अवगत करा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट होता है, या चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, या जो बच्चा छोटा होता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ढेर सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कि प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कथन और कारण में भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, 2022-23 के जो नए पैटर्न में पूछे गए। तो इसका मतलब बाल विकास के जो सिद्धांत है, पहले जो सिंपल सवाल आते थे अब थोड़ा उनका लेवल बढ़ गया है, और इससे रिलेटेड हम बाल विकास के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है, जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड कौन कौन से उपयोगी सिद्धांत हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विकास के और अधिगम, किस तरह से विकास और अधिगम एक साथ चलता है, या किस तरह से बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है अलग अलग फेजेस में उसके लर्निंग, उसके लॉजिक, उसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता जाता है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम आए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो है फैक्टर है, इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, और इस टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी का बच्चे के साइकोलॉजी के ऊपर या उसके इन्वायरमेंट का उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसमें ट्विंस स्टडीज़ है, या कौन से बालक जो होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, कौन से आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस से 2 सवाल बिल्कुल पक्के आते हैं, सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे अगले पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कोर थ्योरीज हैं जिसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे अपनी व्याख्या करते हैं, जिसको एनसीएफ में भी आप लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोग अलग से भी पढ़ेंगे क्लासेज में। जीन पियाजे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत हैं, इनको आप लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे का बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उन शब्दावलियों का बच्चे के जीवन के साथ क्या संबंध है, क्लासरूम टीचिंग के साथ क्या संबंध है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के साथ क्या संबंध है, स्कीमा क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, ये अलग अलग कैसे है, बच्चा कैसे ग्रेजुअली सीखता है, जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत 6 अवस्थाएं 3 लेवल से, इसको भी हम समझेंगे। मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, कैरोल गिलिगन ने क्या क्या आलोचनाएं की लॉरेंस कोहलबर्ग की, सबसे पहले नैतिकता के फील्ड में किसने अपना सिद्धांत दिया, और कोहलबर्ग के सिद्धांत को हम बहुत ही सर्टेन ट्रिक्स के साथ सीखेंगे, जहां पे 6 स्टेजेस को आपको याद नहीं करना है, बल्कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, ट्रिक्स से आपको इसको हम समझाएंगे। वाइगोस्की की जो थ्योरी है यहाँ पे इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, भाषा का या समाज का या सामाजिक इंटरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व, जेडपीटी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन से सवाल पूछे जाएंगे। बौद्धिकता का निर्माण, इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आते हैं भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट का पूरा कोर कॉन्सेप्ट है, नॉम चॉम्स्की, स्कीनर है, वाइगोस्की है, यह सैपीर एंड होर्फ की परिकल्पना है। लिंग्विस्टिक्स, रिलेटिविटी की थ्योरी है। भाषाई सापेक्षतावाद क्या होता है, भाषा को कैसे डेवलप करता है, या ध्वनि क्या होती है जिसको फोनेटिक्स कहते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, या हम इसके व्याकरण की संरचना बच्चा कैसे बनाता है, अलग अलग फेजेस में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का बायोलॉजी के साथ क्या संबंध होता है, भाषा का वातावरण के साथ क्या संबंध है, और भाषा का हमारे चिंतन के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे समाज के निर्माण के रूप में लिंग या जेंडर के बारे में, जेंडर क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, इसके अलावा जो है प्रिजुडिस बिहेवियर या पूर्वाग्रही विचार क्या होते हैं, तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि के बारे में भी हम समझेंगे। और आगे आते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन, सीसीई से सवाल पूछे जाते हैं। सीसीई क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, या 360 डिग्री इवेल्युएशन क्या होता है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है किस तरह से बच्चे के इवेल्युएशन करने के लिए रिकमेंड करती है, किस तरह से इवेल्युएशन की बात करती है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थियों की तैयारी कक्षा में शिक्षण और यहाँ पे विवेचित चिंतन है, मतलब यहाँ पे जो है क्रिटिकल पेडागॉजी क्या होती है, जटिल जो पेडागॉजी होती है, किस तरह से हम पेडागॉजी को दर्शन शास्त्र के साथ, भाषा के साथ, अलग अलग विषयों के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ करके बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। एक टीचर की पेडागॉजी कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके और बच्चे के चिंतन का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आगे आते हैं, अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का कोर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, किस तरह से ये तीनों अलग अलग है, यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की भारत में शुरुआत कब हुई थी, हमारे क्लासरूम टीचिंग में इंक्लूजन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे एक दूसरे से अलग अलग है, और इसमें भारत सरकार का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, समुदाय या सरकार क्या करती है, पेरेंट्स की क्या रोल है, टीचर्स की क्या रोल है, इसके फैक्ट्स, इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी भी आएगी, शिक्षा मंत्रालय आएगा, भारत सरकार आएगी, कम्युनिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वंचित बालक होते हैं, ये भी इंक्लूजन का पार्ट होता है। समावेशीकरण के अंदर हम सीखेंगे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, उनको वंचित रहते हैं या गैर लाभान्वित बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अधिगम से संबंधित, यहाँ पे कठिनाई लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, यहाँ पे इसको हम LD कहते हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी से भी हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। डिसेबिलिटी का पूरा कोर एरिया है जिसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे मेधावी छात्र, सृजनशील छात्र, विशिष्ट प्रतिभाशाली छात्र या विद्यार्थी की आवश्यकता या विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हम डीप में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी वाले पार्ट को तो हम पूरा कोर एक अलग सेगमेंट बना के चलेंगे। आप लोग देखेंगे लर्निंग और पेडागॉजी जो होती है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर पार्ट है, जिसमें हम कुछ लर्निंग की थ्योरीज को भी पढ़ेंगे। लर्निंग की थ्योरीज में यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, या टॉलमैन है, अल्बर्ट बेंडूरा, ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ क्लासरूम टीचिंग में लर्निंग के क्या सिद्धांत होते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, अलग अलग जो कोर एजुकेशनल थ्योरीज हैं उनको हम लर्निंग के साथ यहाँ पे जोड़ करके देखेंगे। क्लास में बालक किस प्रकार से सीखते हैं, सोचते हैं, विद्यालय में किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, असफल क्यों होते हैं, बच्चे जो है सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है गलती क्यों करते हैं, यहाँ पे गलती या बच्चे एरर क्यों करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। अधिगम की नीतियाँ क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम है। अधिगम एक सामाजिक संदर्भ में, जैसे वाइगोस्की की थ्योरी हम पढ़ेंगे तो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है वह सीखने का जो संदर्भ होता है वह जो है सामाजिक होता है। यहाँ पे जॉन डेवी भी कहते हैं कि सीखने का जो संदर्भ होता है वो सामाजिक होता है। अल्बर्ट बेंडूरा भी कहते हैं सीखने का संदर्भ जो है वो सामाजिक होता है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, आप लोगों ने सुना होगा, वो भी कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो जो साइको सोशल थ्योरी होती है या समाज के संदर्भ में ही उसके मनोविज्ञान में बदलाव आता है। ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में डिस्कस करने वाले। एक समस्या वाले समाधानकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है जीन प्याजे देते हैं। जीन प्याजे कहते हैं बच्चा जो है एक वैज्ञानिक अन्वेषक के तौर पे होता है, एक नन्हा मुन्ना वैज्ञानिक के तौर पे होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे संवेदनाओं, कॉग्निशन और इमोशन से सवाल पूछा जाता है। कॉग्निशन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, यहाँ पे बच्चा एंग्जाइटी में क्यों आता है। मैं खुद ही एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक टीचर भी हूँ। मैं एंग्जाइटी के बारे में काउंसलिंग दूंगा, स्ट्रेस के बारे में, फोबिया क्या होता है, डर क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं। मैंने खुद प्रोफेशनल काउंसलिंग की डिग्री ली हुई है, तो मैं जो है क्लासरूम में भी बच्चों को बहुत सारे एंग्जाइटी के क्लासेस देता हूँ, और आपके एग्जाम में भी एंग्जाइटी इमोशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एंग्जाइटी क्या है, इमोशन क्या है, फोबिया क्या है, स्ट्रेस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, फीलिंग्स क्या होती है, बहुत डिटेल में गहराई में इस चैप्टर को हम समझेंगे। बहुत सारे लोग आपके एग्जाम में, सीटेट में तो एक एग्जाम में इस 1-2 सवाल सेट होता है कि सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है। छोटा बच्चा होता है, अपने मम्मी से अलग हो रहा है, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, ये क्या होता है, एक तरह से सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। इमोशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है या बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया
या बालकों में अधिगम की त्रुटियां क्या होती हैं, ये अधिगम वाले पार्ट में हम सीखेंगे। तो ये रही सीडीपी की पूरी रणनीति, बाल विकास मनोविज्ञान की ये पूरी रणनीति है, जिसको हम चैप्टर वाइज लेकर के क्लास में आएंगे। इसके चैप्टर्स 20 चैप्टर्स हो सकते हैं, 25 चैप्टर्स हो सकते हैं या इससे अधिक। हम सीडीपी साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में वो सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में एक टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीटेट तो आप पास हो ही जाएंगे, एक टीचर बनने के लिए भी मेरी क्लास पेडागोजी और साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सीडीपी का पार्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।